हेलो रुआन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल एंड स्किल्स। आज के सेशन में हम लोग टॉप 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन यूपी आर्मिनल, एनएचपीसी और पुणे मेट्रो के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाले हैं। ये हमारा पार्ट 2 है गाइस। अगर इसके पहले का पार्ट 1 आपने नहीं देखा होगा तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट से क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए हमने यहाँ पे इंक्लूड किए। स्पेसिफिकली पुणे मेट्रो वाले जो स्टूडेंट्स है, जो एस्पिरेंट्स है, वो इस सेशन को अच्छी तरीके से देख के जाइएगा। अभी हम लोग हमारे सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें प्रीवियस सेशन का आंसर डिस्कस करते हैं, जो हमने 6 नंबर का सेशन लिया था मिक्स्ड सेट ऑफ एमसीक्यूज में। क्वेश्चन क्या था? द फुल लोड कॉपर लॉस ऑफ ट्रांसफार्मर इज 2000 वाट, एट हाफ लोड द कॉपर लॉस विल बी व्हाट। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, विच इज 500 वाट। ओके, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दिया उन टॉप 10 स्टूडेंट्स के नाम है: अक्षय मोरे, फैक्ट्स विद धीरू, मनोज कुमार, प्रवीण भोई, श्याम सुंदर राणा, शुभम खंडारे, मंजीत कुमार, चंदू नायक टेक ई एंड विवेक जोदे, अभिषेका नाहक। सो शॉर्ट आउट टू यू गाइस, यू द टॉप 10 स्टूडेंट जिन्होंने इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें मेंशन किया। और अगर आप भी चाहते हो कि आपका नाम मैं मेरे नेक्स्ट सेशन में लूँ, तो सेशन को एंड तक देखिएगा। सेशन के एंड में जो भी मैंने आपको क्वेश्चन पूछा है उसका करेक्ट आंसर हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप कमेंट कर सकते हो। तो अभी हम लोग हमारे सेशन को शुरू करते हैं। बट बिफोर दैट मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि अगर आपने स्पेसिफिकली मराठी के लिए प्रिपरेशन नहीं किया होगा और आपको क्विकली गो थ्रू करना होगा, तो उसके लिए ई बुक हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। और 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का भी हमने एक सेशन ऑलरेडी अपलोड करा चुका है हमारे कोचिफा चैनल के ऊपर। अगर आपने उसको नहीं देखा होगा तो उसको जाके देख सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस। ठीक है, अब हम लोग हमारे सेशन को शुरू करते हैं। रिसेंटली पुणे मेट्रो के लिए टॉप 50 प्लस जनरल अवेयरनेस का एक सेशन हमने यहाँ पे अपलोड किया था। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया। अगर आपने ये भी नहीं देखा होगा तो आप इसको जाके देख सकते। सिर्फ जनरल अवेयरनेस का इसमें इंक्लूडेड है गाइस 50 प्लस क्वेश्चन। और ये जो दूसरा सेशन है प्रीवियसली अपलोडेड, उसमें 50 प्लस नॉन टेक क्वेश्चन है। ठीक है, जिसमें हमारे पास में लॉजिकल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस और एप्टीट्यूड तीनों कंबाइंड है विथ मराठी 15 क्वेश्चन। बट इसमें सिर्फ जनरल अवेयरनेस के 50 प्लस क्वेश्चन है विथ इंपॉर्टेंट डेटा। तो ये आप जाके देख सकते हो। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? फॉर सिंक्रोनस मोटर द नेचर ऑफ स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स इफ टॉर्क इज ऑन वाई एक्सिस एंड स्पीड इज ऑन एक्स एक्सिस, दैट मीन्स सिंक्रोनस मोटर का नेचर क्या रहेगा? स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स था। वो काफ़ी सिंपल है। उसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। यहाँ पे क्या बोला गया? कुछ इस तरीके से इसका सिंक्रोनस मोटर का स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स रह सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है कि जो स्पीड है वो एक्स एक्सिस पे है। ठीक है, यहाँ पे बोला गया स्पीड इज ऑन एक्स एक्सिस एंड टॉर्क जो है वो है हमारे वाई एक्सिस पे। तो ये जो स्ट्रेट लाइन पैरेलल किस करेंगे? टॉर्क की, क्योंकि आपको पता है सिंक्रोनस मोटर एक कांस्टेंट स्पीड मोटर होती है, इसलिए इसका जो स्पीड है हमारा कांस्टेंट रहेगा। और कुछ इस तरीके से ग्राफ हम यहाँ पे देखने को मिलेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस, ध्यान में रखना होगा। देन वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 2। लाइट एनर्जी रेडिएटेड पर सेकंड फ्रॉम अ ल्यूमिनस बॉडी इज नोन एज। जो लाइट एनर्जी रेडिएट होती है पर सेकंड फ्रॉम अ ल्यूमिनस बॉडी, इट इज नोन एज अ ल्यूमिनस फ्लक्स। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए, इसको हम लोग किस तरीके से डिफाइन करते हैं? इट इज द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट वेव्स रेडिएटेड पर सेकंड फ्रॉम अ ल्यूमिनस बॉडी। ठीक है, और उसको हम लोग ल्यूमिनस में मेजर करते हैं, ल्यूमिनस फ्लक्स को। ठीक है, ध्यान में रखना होगा। और एक ल्यूमन को हम लोग किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? ल्यूमिनस फ्लक्स इमिटेड बाय सोर्स ऑफ 1 कैंडल पावर इन अ यूनिट सॉलिड एंगल। ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। Then we have a next question which is question number 3. Flat compound characteristics of a DC compound generator is obtained by connecting a। हम लोग फ्लैट कंपाउंड कैरेक्टरिस्टिक्स डीसी कंपाउंड जनरेटर की किस तरीके से ऑब्टेन कर सकते हैं, किस तरीके से अचीव कर सकते हैं? अगर आपको कुछ नहीं, अगर आपने इसका कर्व अच्छी तरीके से पढ़ा होगा तो कुछ ग्राफ हमारा इस तरीके से आता है। ठीक है, ठीक है, इस एक्स एक्सिस पे रहता है हमारा लोड करंट। ठीक है, और यहाँ पे रहता है हमारा टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, अब देखिए ये जो कर्व है हमारा, ये है डॉटेड लाइंस में, ये है हमारा नो लोड वोल्टेज। ये जो ग्राफ है हमारा, ये आता है हमारा अंडर कंपाउंड के लिए। ठीक है, ये आता है हमारा फ्लैट कंपाउंड के लिए, और ये आता है हमारा ओवर कंपाउंड के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया कि जो फ्लैट कंपाउंड कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग किस तरीके से अचीव कर पाएंगे? अगर हम लोग एक वेरिएबल रेजिस्टेंस अक्रॉस सीरीज फील्ड कनेक्ट करते हैं तो हम लोग ये अचीव कर सकते हैं। तो ध्यान में रखना होगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। Then we have a next question which is question number 4. An incoming alternator is to be synchronized with an already operating alternator. Which of the following condition is not necessary to be satisfied? हमारे पास में एक कंडीशन है कि एक हमारा अल्टरनेटर है, इनकमिंग अल्टरनेटर, उसको हमें कनेक्ट करना है एक ऑलरेडी ऑपरेटिंग अल्टरनेटर के साथ में। दैट मीन्स ये एक अल्टरनेटर हमारा कनेक्टेड है, इन ऑपरेशन है, और इसको हमें कनेक्ट करना है। तो इसमें से कौन सी ऐसी कंडीशन है कि नेसेसरी नहीं है कि वो सेटिस्फाई होनी चाहिए? सेम फ्रीक्वेंसी होना चाहिए इस अल्टरनेटर का, करेक्ट है। सेम वोल्टेज मैग्नीट्यूड होना चाहिए,
सेम फेज सीक्वेंस भी होना चाहिए, बट सेम प्राइम मूवर स्पीड नहीं हो सकती, ऐसा कोई एसेंशियल नहीं है। अगर होती भी है तो कोई इशू नहीं, बट अगर आपका डिफरेंट भी होता है तो वो हमारा नेसेसरी कंडीशन नहीं है। क्योंकि आपको बता दूं, अगर ये हमारा स्टीम जनरेटर से हम लोग इसको फिट कर रहे होंगे और इसको कोई दूसरे स्पीड से हम लोग इसको प्राइम मूवर से हम रोटेट कर रहे होंगे, बट ये कंडीशन नहीं हो सकती कि हमारे इसका प्राइम मूवर का स्पीड भी सेम होना चाहिए करके, ये हमारा डिफरेंट कंडीशन है। तो आपको ध्यान में रखना होगा, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, फेज एंगल भी सेम होना इंपॉर्टेंट है। Then we have one next question which is question number 5. The coefficient of coupling is a factor used when two coils. देखिए जब हमारे दो coils एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं तो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग हमारा क्या फैक्टर रहता है, ये रहता है हमारा इट इज ऑफ म्यूचुअली कपल्ड इन अ मैग्नेटिक सर्किट। दैट मीन्स हमें क्वेश्चन में क्या बता रहा है कि द कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग इज अ फैक्टर यूज्ड व्हेन टू कॉइल्स, जब हमारे दो कॉइल म्यूचुअली कपल रहते हैं एक दूसरे के साथ में। ठीक है, उसका के का वैल्यू क्या रहता है, के इज इक्वल्स टू एम अपॉन अंडर ऑफ L1 L2। ठीक है, और ये किसके बीच में लाया करता है, लेस देन 1। ठीक है, और k जो है वो लेस देन 0.5 है तो हम लोग इसको क्या करेंगे, लूजली कपल्ड। ठीक है, k अगर हमारा ग्रेटर देन 0.5 है तो हम लोग कहेंगे टाइटली कपल्ड है, और k इज इक्वल टू 1 है तो मैग्नेटिकली टाइटली कपल्ड हम लोग इसको मानते हैं। ध्यान में रखना होगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देन वी हैव वन नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 6 एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसा सेम क्वेश्चन DFCCL में अभी पूछा गया था। द सिम्बॉल शोन हियर इस, यहाँ पे जो सिम्बॉल हमें बताया है वो किसका सिम्बॉल है। देखिए यहाँ पे हमारे पास में क्या हम लोग इनपुट क्या है, ठीक है, ये हमारा वोल्टेज इनपुट है। ठीक है, दैट मीन्स जो वेरिएबल कौन सा है हमारा, वो है हमारा वोल्टेज, और ये एरो हमें क्या बताता है, ये हमारा करंट सोर्स हमें शो करता है। दैट मीन्स ये क्या है, हमारा वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स है। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में आप समझ सकते हो, देखिए दो तरीके के सोर्सेज रहते हैं, एक तो होता है इंडिपेंडेंट और एक होता है डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट दैट मीन्स दोज द वैल्यूज, उसकी जो वैल्यूज होती है उसकी डिपेंडेंट नहीं रहती है एक दूसरे के साथ में। दैट मीन्स कोई भी इसका वोल्टेज कंट्रोल नहीं कर सकता। करंट सोर्स के लिए भी सिमिलर है, वो इंडिपेंडेंटली हमारा वर्क करता है। बट डिपेंडेंट में क्या होता है, उसमें 4 कंडीशन रह सकती है। फर्स्ट वन इज वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स एंड करंट कंट्रोल करंट सोर्सेस। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। वोल्टेज कंट्रोल में दैट मीन्स क्या होता है, एक एक्सटर्नल वोल्टेज हमारे वोल्टेज को कंट्रोल करता है इस सोर्स वोल्टेज से। वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स क्या है, एक वोल्टेज हमारे करंट सोर्स को कंट्रोल करता है। ठीक है, करंट सोर्स वोल्टेज, करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स क्या करता है, दैट मीन्स करंट हमारा कोई सर्किट का जो करंट है इस ब्रांच में से या फिर कोई भी दूसरा, वो हमारे जो वोल्टेज सोर्स को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, करंट कंट्रोल करंट सोर्स दैट मीन्स करंट ही करंट सोर्स को कंट्रोल कर रहा है। आपको ध्यान में रखना होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें हम लोग काफ़ी कबार एग्जामिनेशन में कन्फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, देन वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 7। द लीकेज फैक्टर इन अ मैग्नेटिक सर्किट इज डिफाइंड एज। लीकेज फैक्टर जो रहता है मैग्नेटिक सर्किट में हम लोग किस तरीके से डिफाइन करते हैं, वो होता है इट इज अ रेशियो ऑफ टोटल फ्लक्स प्रोड्यूस्ड टू द यूजफुल फ्लक्स सेटअप बाय अ गैप ऑफ मैग्नेटिक सर्किट। ठीक है, ध्यान में रखना होगा, टोटल फ्लक्स अपॉन यूजफुल फ्लक्स इसका ये फॉर्मूला है लीकेज फैक्टर का। ठीक है, देन वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 8। 1 वैट इक्वल्स टू, एक SI यूनिट ऑफ वैट का जो यूनिट है वो है क्या हमारा, वो है हमारा वैट। जो SI यूनिट है पावर का वो है हमारा वैट। ठीक है, 1 वैट इज इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, 1 जूल पर सेकंड। करेक्ट, 1 जूल मतलब क्या होता है, ठीक है, वो होता है 1 न्यूटन मीटर। करेक्ट, और 1 वैट मतलब क्या होता है, 1 न्यूटन मीटर पर सेकंड। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देन वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 9। द स्पीड ऑफ ऑपरेशन ऑफ अ पावर डायोड इज डिसाइडेड बाय द डैश। जो पावर डायोड का स्पीड ऑफ ऑपरेशन रहता है वो उसके रिवर्स रिकवरी टाइम पे ऑपरेट वो डिपेंड करता है गाइस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दैट मीन्स जितना ग्रेट रहेगा ये हमारा रिवर्स रिकवरी टाइम उतना ही स्लो रहेगा हमारा डायोड। ठीक है, और उसके वाइस वर्सा। दैट मीन्स रिवर्स रिकवरी टाइम कम है तो उतना फास्ट रहेगा, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्स आर यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज पावर ट्रांसफार्मर। इसमें से कौन सा कोर हम लोग यूज़ करते हैं फॉर अ लार्ज पावर ट्रांसफार्मर्स के लिए, तो आपको ध्यान में रखना होगा कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील हम लोग यूज़ करते हैं फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज पावर ट्रांसफार्मर कोर्स। ठीक है, इसके कुछ रीजंस होते हैं, क्योंकि हमारे पास लो हिस्टेसिस लॉस मिलता है, हाई परमेबिलिटी मिलता है, हाई रेजिस्टेंस मिलता है। ठीक है, और ये उसकी थिकनेस भी काफ़ी कम रहती है फॉर अ लैमिनेशंस। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस। ठीक है, then we have a next question which is question number 11. What is the decimal equivalent of a hexadecimal number 2f to the base 16? ठीक है, इसका हमें इक्विवेलेंट निकालना है। डेसिमल इक्विवेलेंट हम लोग किस तरीके से निकालेंगे, 2 × 16 प्लस f × 16 raised to the power 0, यहाँ पे 1 आता है,
कुछ इस तरीके से हम लोग कन्वर्ट करेंगे इसको, ठीक है। तो 2 इंटू 16 विल बी 32 प्लस 15, देखिए f को हम लोग हेक्साडेसिमल में हम लोग मेंशन करते हैं 15, तो 15 इंटू 16 रेज़ टू द पावर 0 विल बी 1, ठीक है। 32 प्लस 15 विल बी 47, आपको ध्यान में रखना होगा। देखिए हेक्साडेसिमल नंबर में जिसका बेस 16 होता है, इसके लिए मैंने एक सेशन मेंशन किया था, अगर आपने वो नहीं देखा होगा तो आप जाके देख सकते हो, इस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आफ्टर 9 हम लोग A B C D E F हम लोग इस तरीके से काउंट करते हैं, दैट मीन्स F जो है हमारा लास्ट है जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 15 से। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। Then we have a next question, which is question number 12. Which of the following is not an essential for working of an indicating instrument? इसमें से क्या essential नहीं for working of an indicating instrument? तो वह है हमारा ब्रेकिंग टॉर्क। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट के लिए। मेनली क्या है हमारे पास में, कंट्रोलिंग टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और ब्रेकिंग टॉर्क, जो हमारा डैम्पिंग टॉर्क है, ठीक है, ये हमें रिक्वायरमेंट रहती है, बट ब्रेकिंग टॉर्क इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर दिस। जो ब्रेकिंग टॉर्क को किसके लिए रिक्वायर्ड रहता है, वो हम लोग इंटीग्रेटेड टाइप ऑफ एनर्जी मीटर्स के लिए हम लोग उसको यूज़ करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना होगा, ठीक है। Then we have a next question, which is question number 13. Kirchhoff's voltage law is consequence of Kirchhoff's KVL जो है वो किसका कॉन्सिक्वेंस है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। अगर आपको KCL पूछा गया, किर्चॉफ्स करंट लॉ, तो हमारा वो होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, दोनों भी ध्यान में रखना होगा, काफ़ी बार कन्फ्यूज होता है। Then we have a next question, which is question number 14. In an AC circuit containing of a pure inductance, the voltage applied is 110 volt 50 hertz while current is a 10 amperes. The value of inductance is what? ठीक है, F हमारे पास गिवन है जिसका वैल्यू है 50 हर्ट्ज, ठीक है। वोल्टेज गिवन है 110 वोल्ट, ठीक है। I गिवन है 10 एम्पियर्स, ओके। तो XL का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, V बाय I, करेक्ट। XL विल बी व्हाट, 110 बाय 10 विच इज इक्वल्स टू 11 ओम, ये हो जाएगा हमारा XL का वैल्यू। तो हमें नेट इंडक्टेंस क्या रहता है, XL रहता है 2 पाई FL, करेक्ट। 2 पाई FL, दैट मीन्स L इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 11 बाय 2 पाई इंटू 50, करेक्ट। इसको अगर आप सॉल्व कर लेते तो आपका जो वैल्यू आता है 35 मिली हेनरी आता है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस। देन वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 15. What is the value of current drawn by a 220 volt DC shunt motor for armature resistance of 0.5 ohms and back EMF 200 volt? हमें क्या पूछा गया, what is the value of current drawn by a 220 volt DC shunt motor of armature resistance 0.5 ohms and the back EMF of 200 volt? ठीक है, काफ़ी सिंपल है। डीसी शंट जनरेटर के लिए और डीसी शंट मोटर के लिए आपको ध्यान में रखने का बैक EMF क्या रहता है, ठीक है। अभी हमें क्या पूछा गया, फॉर अ डीसी शंट मोटर, तो हम लोग फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा, EB इज इक्वल्स टू V माइनस IA इंटू RA, करेक्ट। RA का जो वैल्यू है हमारा 0.5 है, IA का जो वैल्यू है वो है हमारा इस केस में हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। और V का जो वैल्यू है हमारे पास वो है हमारा 200 वोल्ट इज इक्वल्स टू बैक EMF कितना है, 220 वोल्ट। इसको अगर आप सॉल्व कर लेते तो X का जो वैल्यू आता है, दैट मीन्स जो आर्मेचर करंट का वैल्यू आता है, IA का वो आता है हमारा 40 एम्पियर। सिंपल इक्वेशन है, ध्यान में रख सकते हो, काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन, ठीक है। देन वी हैव वन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द टिपिकल वैल्यू ऑफ PV सेल इज अबाउट, ठीक है। द टिपिकल वैल्यू ऑफ वोल्टेज ऑफ PV सेल इज अबाउट कितना रहता है, वो हमारा रहता है 0.5 से लेके 0.6 वोल्ट्स तक का, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा यूनिक से क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जामिनेशन में पूछ लेते हैं, ठीक है। देखिए एक सेल क्या होता है, एक मॉड्यूल क्या होता है और एक अरे क्या होता है, आपको इस इमेज से समझ में आता है। सेल एक छोटा सा सबसे लीस्ट अमाउंट ऑफ पार्ट है। एक सेल का जो है PV सेल का जो वोल्टेज रहता है वो हमारा 0.5 से लेकर 0.6 वोल्ट तक ही रहता है। आप ऐसा 12 वोल्ट से लेके 6 वोल्ट से लेकर 12 वोल्ट इस तरीके से ऑप्शन मार्क करके मत आना, गलत है, ठीक है। एक सेल से एक हमारा एक मॉड्यूल बनता है, सेल नंबर ऑफ सेल्स को मिलाते हुए मॉड्यूल से हमारा एक एरे बनता है, ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। Then we have a next question, which is question number 17. Parallel magnetic circuit, तो टोटल एम्पियर टर्न्स इज इक्वल्स टू व्हाट। हमें क्या पूछा गया कि पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट में जो टोटल एम्पियर टर्न्स रहते हैं वो किसके बराबर रहते हैं। देखिए जो भी MMF रहते हैं, ठीक है, या फिर हम लोग कह सकते हैं टोटल एम्पियर टर्न पैरेलल मैग्नेट सर्किट में वो सारे इसकी सम रहती है, दैट मीन्स सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल पैरेलल पाथ, जिसको हम लोग कह सकते हैं MMF। अगर हम टोटल कैलकुलेट करेंगे तो 5 इंटू S1, ठीक है, 5 इंटू S2। देखिए 5 क्या है हमारे फ्लक्स है एक पाथ का, S क्या है हमारा रिलक्टेंस है। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। एक हमारा एक मैग्नेटिक सर्किट है कुछ इस तरीके से, ठीक है, जितने पैरेलल पाथ्स है इसमें, ठीक है, तो उसके इक्वल एडिशन रहेगी, ठीक है। दैट मीन्स इट इज अ सम ऑफ एम्पियर टर्न्स ऑफ ईच पाथ। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस।
देन वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 18. द लोड ड्यूरेशन कर्व इज द प्लॉट बिटवीन. जो लोड ड्यूरेशन कर्व रहता है वो किसके बीच में ग्राफ रहता है? इट इज़ बिटवीन अ लोड एंड टाइम. यहाँ पे हमारे पास एक्स एक्सिस में लोड रहता है और यहाँ पे रहता है हमारे पास में टाइम. यही भी हमारे पास पता चलता है कि हमारा पीक लोड कितना है, हमारे बेस लोड कितना है. ठीक है, ये आपको ध्यान में रखनी होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस. जो पीकिंग लोड रहता है हमारा अबाउट 15% टाइम पे हमारा जनरली ऑकर होता है. ये वैल्यू ध्यान में रखना होगा. ठीक है, ओके. तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा. देन वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 19. हाउ मेनी नंबर ऑफ कॉइल्स विल बी देयर इन अ डायनामो टाइप ऑफ पावर फैक्टर मीटर फॉर द बैलेंस 3-फेज लोड. ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कितने नंबर ऑफ कॉइल्स रहेंगे, ठीक है, डायनामो टाइप पावर फैक्टर मीटर में फॉर बैलेंस 3-फेज लोड के लिए. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस. ऐसे क्वेश्चन घुमा फिरा के ऐसे पूछे जाते हैं मेनली. तो ध्यान में रखने का देर इज 1 करंट कॉइल एंड 2 प्रेशर कॉइल. ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा. देर विल बी 1 करंट कॉइल एंड 2 प्रेशर कॉइल आर देयर. यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हो. ठीक है, देन वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 20. द screen in a CRO is coated with a suitable fluorescent material depending upon the required color of the spot. For producing green color, which substance is used? कैथोड रे ऑसिलोस्कोप पे हम लोग ग्रीन कलर को प्रोड्यूस करने के लिए कौन सा सब्सटेंस यूज़ करते हैं? तो वो होता है हमारा जिंक ऑर्थोसिलिकेट. यहाँ पे आप मेंशन करके रखा है डिफरेंट, जिससे कैल्शियम टंगस्टेट के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं उसमें से ब्लू कलर हमें देखने को मिलता है. जिंक सल्फाइड या फिर जिंक कैडमियम सल्फेट से हमें वाइट कलर का देखने को मिलता है. जनरली टेलीविजन रिसीवर ट्यूब्स में हम लोग इसको यूज़ करते हैं. ये आपको ध्यान में रखने के materials. Then we have a next question which is question number 21. The Lissajous pattern helps in the measurement of. Lissajous pattern के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है मेनली गाइस. वो किसके मेजरमेंट के लिए हेल्प करता है हमें? फॉर द मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ वन वेवफॉर्म इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अदर वेवफॉर्म इज नोन. लाइक दैट मीन और फेज डिफरेंस बिटवीन 2 साइन वेव. 2 साइन वेव का जो फेज डिफरेंस रहता है, ठीक है, 2 साइन वेव्स हमारे पास में, तो उसका फेज डिफरेंस कितना है ये हमें फाइंड आउट करने के लिए इसको यूज़ करते हैं. और फ्रीक्वेंसी, अगर एक वेव की हमारे पास फ्रीक्वेंसी पता है तो दूसरा वेव का फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है तो वो भी हमें फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, इस तरीके से कुछ लिसाजस पैटर्न हमें यहाँ पे देखने को मिलता है. कुछ यहाँ पे डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स रहते हैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, जिससे हमें ये कुछ पैटर्न देखने को मिलता है. अभी आपको ध्यान में रखना होगा कुछ इस तरीके से अगर आपको पैटर्न पूछे गए तो ये काफ़ी टेबल चार्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए. देखिए, जनरली फेज शिफ्ट अगर 0 है तो हमें कुछ लाइन इस तरीके से देखने को मिलेगी, स्ट्रेट लाइन. 45 है तो कुछ इस तरीके से पैटर्न आएगा. 90 है तो हमारा यूनिट सर्कल रहेगा इस केस में. 180 के लिए शिफ्ट हो जाएगा. 270 के लिए भी सेम एंड 360 के लिए भी यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है. ये जो चार्ट है ये आप अच्छी तरीके से ध्यान में रखना होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस. ठीक है, लिसाजस पैटर्न मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ आपको. ठीक है, देन वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 22. डीसी एम्पेयर आवर मीटर वर्क्स ऑन द विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल. डीसी एम्पेयर आवर मीटर जो है कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है? वो केमिकल इफेक्ट पे वर्क करता है गाइस, ध्यान में रखना होगा. ठीक है, जनरली मैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोडायनामिक इफेक्ट पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इफेक्ट पे कौन से इंस्ट्रूमेंट्स वर्क करते हैं, ये एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आपको काफ़ी बार देखने को मिलता है. तो इसको आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके रखिएगा. ठीक है, देन वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 23. इन अ मूविंग आयन इंस्ट्रूमेंट द डिफ्लेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द डैश ऑफ करंट. मूविंग आयन इंस्ट्रूमेंट में जो डिफ्लेक्शन रहता है वो किसके बराबर प्रोपोर्शनल रहता है? वो रहता है स्क्वायर ऑफ करंट पे. जनरली आप ये ध्यान में रखिएगा, पीएमएमसी जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है, दैट मीन्स परमानेंट मैग्नेटिक मूविंग कॉइल जो रहता है, उसमें हमारा जो डिफ्लेक्शन रहता है प्रोपोर्शनल टू द सिर्फ करंट रहता है, बट बाकी इसमें स्क्वायर ऑफ करंट रहता है. थर्मोकपल में, मूविंग आयन में एंड हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट पे ये आपको ध्यान में रखना होगा. ठीक है, हॉट वायर का इंस्ट्रूमेंट का स्क्वायर स्केल भी रहता है, ये आपको ध्यान में रखना होगा. Then we have a next question which is question number 24. A chopper in which a current remains positive but a voltage may be positive or negative is known as. एक चॉपर है जिसमें करंट है हमारा पॉजिटिव रह सकता है बट वोल्टेज जो हमारा पॉजिटिव या फिर नेगेटिव रह सकता है, वो हमारा क्या कौन सा चॉपर रहता है? वो है हमारा टाइप डी टाइप ऑफ चॉपर. ठीक है, ध्यान में रखना होगा. उसको हम लोग कहते हैं 2 क्वाड्रेंट चॉपर, 2 क्वाड्रेंट टाइप बी चॉपर या फिर टाइप डी चॉपर रह सकते हैं. कुछ इस तरीके से इसका चॉपर का हमें कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता है. दैट मीन्स ये हो गया हमारा करंट और ये हो गया हमारा वोल्टेज. हमें क्या पूछा क्या? इन विच द करंट रिमेन्स पॉजिटिव बट वोल्टेज में भी पॉजिटिव और नेगेटिव. यहाँ पे वोल्टेज हमारा पॉजिटिव रह सकता है फिर नेगेटिव रह सकता है. ये होता है हमारे टाइप डी चॉपर में. टाइप ए चॉपर का कुछ इस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है, टाइप बी का कुछ इस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है. ठीक है, ये हो गया हमारा टाइप सी चॉपर. ओके, और ये टाइप डी हो गया. और टाइप हमारा ई चॉपर जो रहता है हमारा कुछ चारों क्वाड्रेंट में ऑपरेट करता है, ध्यान में रखना होगा. ओके, then we have a next question which is question number 25. The magnetic flux density is defined by. magnetic flux density है वो किस तरीके से डिफाइन करते हैं हम लोग? magnetic flux divided by area. सिंपल है. magnetic flux density का यूनिट क्या है? b से हम लोग उसको हम लोग डिनोट करते हैं फाई बाय ए हो जाएगा. b का हमारा यूनिट क्या है? ये होता है हमारा टेस्ला. ठीक है, फाई क्या है? हमारे टोटल फ्लक्सेस है और ए क्या है? हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया. ध्यान में रखना होगा. ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस. ठीक है,
देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 26. ओके, an RLC series circuit consisting of R is equals to 4 ohms, inductance resistance is equals to 6 ohms and capacitive reactance is 3 ohms connected across a 220 volt 50 hertz single phase AC supply. The power factor of the circuit is what? क्वेश्चन में पूछा गया पावर फैक्टर, दैट मीन्स हमें cos फाई का वैल्यू पूछा गया. ठीक है, वो हो जाएगा हमारा R बाय Z. ओके, तो Z को हम लोग कुछ इस तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर. ठीक है, अब देखिए Z को हम लोग कुछ इस तरीके से फाइंड आउट कर लिया, तो R तो हमारे पास ऑलरेडी आ जाएगा. ठीक है, रेजिस्टेंस है हमारे पास में 4 और इंडक्टिव रिएक्टेंस है 6 और कैपेसिटिव है 3. तो हम लोग फाइंड आउट करेंगे 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर विल बी 3 स्क्वायर. ओके, तो 4 स्क्वायर विल बी 16 प्लस 9 अंडर रूट ऑफ 25 विल बी 5. हमारे पास में ये जो इसका Z का वैल्यू है ये हमारा आया 5. देखिए, और cos फाई मैंने आपको बताया था यहाँ पे मेंशन करके. R कितने हमारे पास में 4 और यहाँ पे Z का वैल्यू है हमारा 5. ठीक है, 0.8 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, 0.8 लैगिंग, क्योंकि यहाँ पे इंडक्टिव रेजिस्टेंस हमारा डोमिनेटिंग है. ठीक है, देन वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन which is question number 27. In a synchronous machine all of the following losses are independent of the load except. synchronous machine के अंदर ये सारे losses जो है independent रहते हैं except copper losses. ठीक है, synchronous machine में सारे losses वो independent of load रहते हैं, बट ये हमारा copper losses से dependent of load है, क्योंकि डिपेंड करता है हमारे current flowing पे. ठीक है, स्टेटर और फील्ड का दोनों भी डिपेंड करता है लोड पे. Then we have a next question, which is question number 28. In a bipolar junction transistor, the base region is made very thin so that BJT में बेस रीजन जो रहता है काफ़ी थिन रहता है. क्यों रहता है ऐसा? क्योंकि रिकॉम्बिनेशन जो रहता है बेस में वो काफ़ी कम रह सके. ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा. इस काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, जो बेस रीजन रहता है बीजेटी का वो वेरी थिन और लाइटली डोप रहता है विद द करंट कैरियर्स, ड्यू टू विच द रिकॉम्बिनेशन ऑफ द बेस इज मिनिमम. ओके, then we have a next question, which is question number 29. Consider the two alternators running in parallel. Now if the excitation of the one of the alternator is changed, दो अल्टरनेटर्स हम लोग पैरेलल में रन कर रहे हैं. ठीक है, एक बस बार पे एक अल्टरनेटर का हमने एक्साइटेशन चेंज किया है, तो उसका क्या इफेक्ट हो जाएगा कि हमारा पावर फैक्टर चेंज हो जाएगा. इस केस में काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस, ध्यान में रखना होगा. ठीक है, हम लोग फील्ड चेंज करते तो क्या इफेक्ट होता है, स्पीड चेंज करते तो एक्टिव पावर पे रिएक्टिव पावर पे कैसा वेरिएशन होता है, ये भी आपको अच्छी तरीके से एक बार रिकॉल करके जाना होगा. Then we have a next question, which is question number 30. In a power flow analysis of a voltage control bus, which of the following is the unknown quantity? पावर फ्लो एनालिसिस में जो वोल्टेज कंट्रोल बस रहते हैं इसमें से कौन सा है वो अननोन क्वांटिटी रहता है, वो है हमारा रिएक्टिव पावर. ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा. 3 टाइप के बसेस रहते हैं, रेफरेंस जनरेटर जिसको हम लोग कहते हैं वोल्टेज कंट्रोल बस, या फिर पीवी बस, लोड बस, या फिर पीक्यू बस. इसमें से ऐसे सेम क्वेश्चन अभी रिसेंटली एग्जामिनेशन पूछा गया. कौन सी वैल्यू स्पेसिफाइड रहती है और कौन सी वैल्यू अननोन रहती है, इसको एक बार पॉज करके आप अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो. काफ़ी इंपॉर्टेंट ये है आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए. ठीक है, तो ये थे गाइस कुछ 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. नेक्स्ट सेशन के लिए मैं आपको क्वेश्चन जोड़ के जा रहा हूँ. क्वेश्चन बुलियन लॉजिक से रिलेटेड है. इसका करेक्ट आंसर हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप कमेंट कर सकते हो. आपको आज का सेशन कैसा लगे हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप मेंशन कर सकते हो. आपको हमारे चैनल कोजीफाई और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के उसको यहाँ पे आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो. टेलीग्राम चैनल के लिंक्स ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेंशन करके रखे, तो आप ज्वाइन कीजिएगा. काफ़ी इंटरेक्टिव डिस्कशन हम लोग आपके साथ करते रहते हैं. कोई भी दिक्कत आती है हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप कमेंट कर सकते हो. सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन. हैव अ नाइस डे.